अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने बात की थी अथॉरिटी डेलीगेशन पे। अथॉरिटी डेलीगेशन के ऊपर हम काफ़ी काम कर चुके हैं। आज हम फिर इसका एक जो इशू एक दो रह गए हैं उनको वाइंड अप करके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो हमारा अथॉरिटी डेलीगेशन का वर्क है, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो देखिए, आज का हमारा जो सेशन, ये 5th सेशन इन रो है। इसके अंदर हम आज अथॉरिटी डेलीगेशन एंड मोटिवेशन पे काम करेंगे। जो लेक्चर कंटेंट्स हैं आज के, वो ये हैं कि सबसे पहले रिव्यू करेंगे आपके लास्ट लेक्चर का, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रिलक्टेंसी है मैनेजर की तरफ से कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर पा रहा या अथॉरिटी डेलीगेट करना नहीं चाहता, इसको ओवरकम कैसे किया जाए। और इसके बाद हम बेनिफिट्स पे बात करेंगे कि अथॉरिटी डेलीगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। और फिर हम चलेंगे इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन, और फिर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे। तो ये है आज का जो हमारे कंटेंट्स ऑफ लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है इस हवाले से अहम है कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया कवर करके उसके बाद हम आगे बढ़ें। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर अहम है आज के लेक्चर में, वो ये है कि आपको अपने आप को किस तरह मोटिवेट करना है, अपने सबऑर्डिनेट को किस तरह मोटिवेट करना है। तो इसका जो सबसे बड़ा आउटकम है वो ये है कि आपको बीइंग एज अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक कामयाब मैनेजर के तौर पे उभरना कैसे है। दूसरी बात यह है कि इससे आपकी अपनी लाइफ में तब्दीली आनी चाहिए, चेंज आना चाहिए, और आपकी सोच और थॉट्स में कोई रद्द-बदल होना चाहिए। कम से कम इस हवाले से कि आपके इर्द गिर्द लोग जो है महसूस करें कि आप दूसरों से मुनफरिद हैं, आप ज़्यादा ह्यूमन स्किल्स रखते हैं, आप दूसरे इंसानों को समझने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, और आप दूसरे इंसानों के जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, उनको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और उनको सही रुख पर डाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो होगा मोटिव है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हम बात कर रहे थे, और बल्कि इससे पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि अथॉरिटी डेलीगेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एक सुपरवाइज़र जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा शेयर करता है और उसे ये इख्तियार देता है कि वो डिसीजन ले सके या प्लानिंग कर सके या प्लानिंग में से सपोर्ट कर सके और अपनी राय के मुताबिक किसी चीज़ को प्लान भी कर सके। तो हम authority delegation is a process where superior give his or her own part of authority to his subordinate to make the decision. So subordinates I make very clear, जो उसका जूनियर है, जो उसके अंडर काम कर रहा है, वो है। हमने कहा था कि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो तीन हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अथॉरिटी है और एक अकाउंटेबिलिटी है। तो ये तीन इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसके बाद रीजंस ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशंस हमने कल पढ़ी थी, और हमने ये पढ़ा था कि अथॉरिटी डेलीगेशन इसलिए की जाती है कि एक मैनेजर इतनी सारी चीज़ों को जहनी तौर पे याद नहीं रख सकता, फिजिकली वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, लिहाजा ये मजबूरी है कि उसको अथॉरिटी डेलीगेट की जाए। दूसरी बात जो है, कंसंट्रेट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क, कि वो दूसरे जो कंसंट्रेट कर सके जो उसके ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं, और बाकी सारे अपने सबऑर्डिनेट को दे दे ताकि उसका जहन अहम इश्यूज़ के लिए फ्री हो, काम करने के लिए उसके पास वक्त हो। और इसके बाद इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो एक तरफ तो उसका साइज़ बढ़ता है, दूसरी तरफ उसे बहुत सारी मुश्किलात या कॉम्प्लेक्सिटी या पेचीदगियों को फेस करना पड़ता है। ऐसी हालत में अगर सबऑर्डिनेट डिसीजन लेना जानते हो तो आपका काम आधे से ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमने तीन बातें की थी। एक बात, अथॉरिटी डेलीगेशन इसलिए की जाती है कि सीनियर के पास सारी बातें याद नहीं रख सकता और हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि उसके पास वक्त बचना चाहिए ताकि वो अहम इशू को कंसंट्रेट कर सके। और एक और बात, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज या हुजम बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स ज़्यादा मार्केट में एंटर होने की वजह से, तो उस वक्त जो है ये सबऑर्डिनेट जो है ये बड़ा हेल्पफुल होगा अगर उसके ऊपर अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाए और वो इस काम को सीख ले। तो एक बात ये हो गई जो कल हमने की थी।
अब एक मसला ये था कि हाउ टू डेलीगेट, डेलीगेट करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले सबऑर्डिनेट्स को बुलाया जाए, उसके साथ परफॉर्मेंस तय की जाए कि आप मुझे इतनी सेल्स देंगे, आप मुझे इतना काम करके देंगे, और साथ एक क्वालिटी स्टैंडर्ड भी तय किया जाए। तो जब ये तय किया जाएगा तो फिर हम उसके बाद फॉर्मली उसको अथॉरिटी साइन करेंगे, उसके एक्सेप्टेंस लेने के बाद। और इसको फॉर्मली या रिटन फॉर्म में इसलिए रखेंगे ताकि फ्यूचर रेफरेंस में दोनों को याद रहे कि क्या काम एक्चुअली उन्होंने करना था। उसके बाद आप अथॉरिटी जब एलोकेट करते हैं तो इसके साथ उसे वो रिसोर्सेज और वो अथॉरिटी भी दीजिए, यानी जो स्टाफ है वो भी उसके साथ हो, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल हैं या फिजिकल हैं वो उसे प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है जी। फाइनेंशियल से मुराद यहाँ बजट हो सकती है और फिजिकल से मुराद मेरी यहाँ पे प्रिंटर, डॉक्यूमेंट्स, इक्विपमेंट जो भी उसे चाहिए। तो और उसके साथ अख्तियार भी कि वो जिसको जो चाहे काम आगे भी दे सके। उसके बाद जब आप उसे काम दे देते हैं तो फिर जो काम आप उसे दे रहे हैं यकीनी तौर पे पहले आप खुद कर रहे थे, तो आपको बैक ऑफ करना चाहिए। आपको उस काम में फिर ज़्यादा आपको इन्वॉल्व खुद से नहीं होना चाहिए, वो काम उसी के ज़िम्मे लगाना चाहिए ताकि हर शख्स को पता हो कि ये ज़िम्मेदारी उसी की है। उसके बाद आप उसके साथ कांटेक्ट ज़रूर मेंटेन रखेंगे ताकि उसको जहाँ एडवाइस की ज़रूरत पड़े, आपकी नॉलेज की, आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़े, आप उसे उसकी मदद कर सकें। और उसके बाद रिव्यू करते रहे प्रोग्रेस को कि अगर ये टारगेट हमने 1 साल के लिए दिया है तो फ्यू वीक्स के बाद उसको देखते रहे ताकि इन दी ईयर एंड कोई मायूसी भी ना हो। तो ये था तरीका जिसके तहत हम इसको एलोकेट करते हैं। अब जहाँ तक सवाल है आपका, प्रॉब्लम ऑफ डेलीगेशन, व्हाई मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू डेलीगेट, मैनेजर्स क्यों रिलक्टेंट है, ये बात भी हमने कल डिस्कस की थी। हमने इसमें ये कहा था कि मैनेजर आमतौर पे इसलिए रिलक्टेंट होते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात उन्हें अपने जूनियर पे कॉन्फिडेंस नहीं होता या ट्रस्ट नहीं होता, तो लो कॉन्फिडेंस इसकी एक वजह है। दूसरी वजह जो है, सीनियर जो है वो अकाउंटेबल होता है जूनियर के मिस्टेक के लिए, तो वो नहीं चाहता कि उसे जूनियर की गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़े या उसके लिए जवाबदेही हो उसकी। इसके बाद ये भी एक मसला है कि वो डिज़ायर रखता है टू स्टे इन टच, कि जितने भी मामलात हैं उसके साथ वो खुद से इन टच रहे और उन मामलात को खुद से देखे। इसकी एक वजह और भी है कि पुअर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन होती है, कि जो कम्युनिकेशन है बाज़ कल आपका सिस्टम इतना अच्छा प्रिवेल नहीं करता, और वो इस बात से भी खौफजदा होता है कि अगर ये काम जो है मैंने जूनियर को दे दिया और मुझे सही रिपोर्टिंग ना मिल सकी तो ये काम तो मसला हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक और बात भी, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर जो है या रिवार्ड सिस्टम नहीं है इस चीज़ के लिए कि जूनियर को ट्रेन करना, काम सिखाना, डिसीजन लेना सिखाना, और जूनियर के लिए भी इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद लैक ऑफ ट्रेनिंग भी एक वजह है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ट्रेनिंग का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, डेवलपमेंट प्रॉपर तौर पे लोगों की नहीं की जाती, वहाँ पे भी ये इशू देखने में आते हैं कि अथॉरिटी डेलीगेट करने से सीनियर रिलक्टेंट भी होते हैं और वो कर भी नहीं सकते क्योंकि डिज़ायर स्किल नहीं है या रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है आपके सबऑर्डिनेट के पास या आपके जो है जूनियर के पास। अब यहाँ पे हम पहुंच गए, यहाँ तक हमने इसको देखा, ये जो हमारा लास्ट सेशन में यहाँ तक हमारी बात आपके साथ हुई थी। यहाँ से देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो आज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से ओवरकम किया जाए इस रिलक्टेंस के ऊपर या इस हिचकिचाहट के ऊपर जो मैनेजर को है अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देते हुए। तो इस पर हम किस तरह से ओवरकम करें, हम इस मसले को किस तरह से हल करें, हमारे पास इसको हल करने की क्या तजावीज़ हैं, क्या तरीका है, क्या मेथडोलॉजी है जिससे ये मसला हल हो सकता है। इसका सबसे पहला हल जो है वो हमारे सामने ये है कि हमें अपने जूनियर को भरपूर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग द सबऑर्डिनेट, पॉइंट नंबर 1, कि हमें अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ट्रेनिंग दोगे सबऑर्डिनेट को तो दे विल बी कैपेबल टू होल्डिंग डेलीगेट अथॉरिटी and delegated authority, and secondly they will become in a more responsible way। लेकिन जब तक उनके पास ड्यू स्किल्स नहीं है, उनके पास वो सलाहियत नहीं है कि वो आपकी दी गई जो अख्तियार है उसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, यानी दे आर नॉट इनेबल टू डू दैट बिकॉज उनके पास वो स्किल्स नहीं है, उनके पास वो मुशाहदा नहीं है, उनके पास उस तरह की जो है तरबियत ही नहीं है, तो फिर तो मसला होगा।
तो इसका पहला हल यही तजवीज़ करें कि अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग दें और ट्रेन करने के बाद उनको इस तरह के सबऑर्डिनेट बनाएं कि दे आर राइट क्वालिटी के, ताकि आप उनके लिए जो है वो सुपरवाइजर प्रिपेयर कर सके कि वो उनके ऊपर ट्रस्ट कर सके। वैसे तो आप जितने रिलक्टेंसी पॉइंट है उनको रिवर्स वे में सोचे तो मसला वहां से भी हल हो जाता है कि अच्छा जी अनट्रेंड है तो ट्रेंड कर लो, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं तो सिस्टम बना लो। ठीक है जी। तो लेकिन फिर भी हम तीन एक पॉइंट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये है कि ट्रेनिंग कर दी जाए, दूसरा जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो ओपन की जाए। हैव ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, जूनियर और सीनियर, मैनेजर और उसका असिस्टेंट या उसके अंडर काम करने वाले के साथ एक खुली कम्युनिकेशन की जाए, ओपन कम्युनिकेशन की जाए, जिसके अंदर आइडियाज इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, जिसके अंदर सबऑर्डिनेट के साथ तमाम चीज़ें शेयर की जाए, उसकी फीलिंग्स, उसकी हेजिटेशन, उसके प्रॉब्लम को सुना जाए। और फिर उसके बाद ये है कि ऑल द इंफॉर्मेशन जो चाहिए है वो सब सुपरवाइजर उसे प्रोवाइड करे सबऑर्डिनेट को। इसके दो बड़े आप ये कह सकते हो कि फायदे हो सकते हैं। पहली बात ये कि सुपरवाइजर विल मेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि इससे जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम बन जाएगा तो जो भी नीचे बैठा बंदा काम कर रहा है, भले वो बहुत से फैसले खुद कर रहा है, तब भी सुपरवाइजर अपने फैसलों में आसानी फील करेगा कि उसे तमाम बातें पता है। इसलिए एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुपरवाइजर जो है विल नॉट पैनिक कि उसे कोई चीज पता नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन जितनी ओपन हो जाएगी ये खतरा उसे कम महसूस होगा, या इसका खतरा कम होगा कि सुपरवाइजर को अपनी सतह पे ऊपर रहते हुए जब फैसला करना पड़ेगा तो नीचे की सारी खबर हो, उसे कोई पैनिक ना हो। इसलिए दोनों के दरमियान एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, खुली कम्युनिकेशन जिसमें कोई किसी किस्म की हेजिटेशन ना हो, ट्रांसपेरेंट डिस्कशन हो, ट्रांसपेरेंसी और हर बात एक दूसरे पे क्लियर हो। तो पहली बात क्या बताई मैंने, नंबर वन मैंने कहा जी तरबियत दो, ट्रेनिंग दो सबऑर्डिनेट को, ताकि वो इस अहल हो जाए कि वो जिम्मेदारी को टेक कवर कर सके। दूसरी बात मैंने ये कही कि सीनियर और जूनियर के दरमियान जो बातचीत है वो बड़ी खुले तरीके से हो, जिसके अंदर जो भी नीचे लेवल पे काम हो रहा है उसकी खबर जो है वो सुपरवाइजर को या सीनियर लेवल पे जो लोग हैं उनको हो जाए, ताकि वो बर वक्त फैसला कर सकें और किसी भी किस्म की उन्हें पैनिक ना हो कि कोई चीज हमसे शायद हिडन है। अब यहाँ पे जो तीसरी बात है वो ये है कि इंश्योर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ कंट्रोल है कि अगर कोई डिसीजन लेने भी जाता है तो उसको कुछ लिमिट्स दी गई हैं, वो फैसला उन लिमिट्स और उन मेरिट के अंदर रहते हुए करेगा, और उसके ऊपर एक रीजनेबल अकाउंटेबिलिटी है, उसके ऊपर एक रीजनेबल जो है वो जिम्मेदारी तरीके से लोड की गई है। लिहाजा वो अपनी बायॉन्ड दी लिमिट नहीं जा सकता, अपनी हद से बाहर नहीं जा सकता। तो जो रिस्क है कि अथॉरिटी को मिसयूज किया जाएगा या सब ऑर्डिनेट हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश करो कि जूनियर जो है उसको जब आप अथॉरिटी दे रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिबल भी रहे, जिम्मेदार भी रहे और आपके सामने जवाबदेह भी रहे। इस तरह ये रिस्क खत्म हो जाएगा कि वो बायॉन्ड द लिमिट यानी हद से बाहर होकर कोई फैसला कर जाएगा या हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे चीजें। तो अब ये तीन बातें होंगी। पहली बात क्या है कि सब ऑर्डिनेट को ट्रेनिंग दो ताकि वो इस काबिल हो जाए कि इस जिम्मेदारी को टेक ओवर कर सके। दूसरी बात यह है कि ओपन कम्युनिकेशन करो ताकि कोई बात हिडन रहे ही ना। और तीसरी बात यह है कि ऐसा निज़ाम लाओ जिसके अंदर सब ऑर्डिनेट के इख्तियारात तो उसके पास हो, लेकिन उसका हर काम जो है वो दायरे इख्तियार से बाहर ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा जो है कि आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग को हम टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ एक सवाल है कि मिस्टर असलम इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब एट फैल्कन इंटरनेशनल। मिस्टर असलम अपनी जॉब से मुतमिन नहीं है। ही गेट्स ओनली रूटीन वर्क एंड ही हैज टू फॉलो सम रूटीन ऑफ द सेम रूटीन ऑफ द जॉब। उन्हें एक ही काम करना पड़ता है, रोजाना एक ही रूटीन फॉलो करनी पड़ती है और इस वजह से वो अपनी जॉब से मुतमिन नहीं है। जबकि एक और मसला ये है कि
Falcon International is facing high employee turnover rate. हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन से बहुत से लोग जॉब छोड़कर चले जाएं, लेकिन इस रेट को निकाला जाता है कैसे? इसको इस तरह किया जाता है कि जितने एम्प्लॉयज एक साल में छोड़ के गए हैं उनको तकसीम कर देते हैं ओवरऑल एम्प्लॉयज पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। मैं रिपीट करता हूँ, जितने एम्प्लॉयज एक साल में जॉब छोड़ के चले जाते हैं और जितने टोटल एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन पे उसको से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज टर्नओवर रेट आ जाता है कि कितने एम्प्लॉयज इन परसेंटेज जॉब छोड़ कर गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हो रहा है फेसिंग हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, यानी यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज जॉब छोड़कर चले जाते हैं। His supervisor Miss Munazza appeared to be very busy. उनकी जो सुपरवाइजर हैं वो बिजी होती हैं। शी कम्स अर्ली, वो जल्दी आती हैं। गोज लेट, जाती लेट है। टेक्स वर्क होम, वो काम घर भी ले जाती हैं, काम खत्म नहीं होता। सुबह भी जल्दी आती हैं, जाती भी लेट है, घर भी काम ले जाती हैं। एंड गेट्स क्रिटिसिज्म बिहाइंड हर बैक बाय हर जूनियर्स, जूनियर्स उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। नाउ शी सेज दैट शी इज फेड अप विद दिस जॉब, वो कहती है कि अब वो इस जॉब से फेड अप हो चुकी है। तो कंडीशन क्या है? असम साहब अपनी जॉब से गैर मुतमईन है। उसकी वजह यह है कि एक रूटीन फॉलो करनी पड़ती है और रूटीन ही काम है। ऑर्गेनाइजेशन एक हाई टर्नओवर रेट, यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के चले जाते हैं हर साल, और जो सुपरवाइजर हैं उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, जल्दी आना, देर से घर जाना और घर जाके भी काम करती हैं ऑफिस का, लेकिन फिर भी लोग उनसे मुतमिन नहीं है, तनकीद करते हैं और वो भी अपनी जॉब से फेड अप है। देयर कुड बी अ नंबर ऑफ कॉजेज कंट्रीब्यूट टू दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज हैं जो इस मसले को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहली बात ये कि शी डज नॉट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ टास्क विच कैन बी डेलीगेटेड, उससे ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी टास्क में अपने जूनियर को डेलीगेट कर सकती हूँ। हर सबऑर्डिनेट अवॉइड टू डू टास्क एंड अनविलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सी है कि सी है कि शी डोंट अंडरस्टैंड द वे इन विच डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन इम्प्रूव द मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। उसे ये भी नहीं समझ आ रही कि अथॉरिटी डेलीगेशन किस तरह से लोगों की जो है सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को बढ़ा सकती है। तो अब हम यहाँ पे जो लिखे ऑप्शन मैंने पढ़ दिए, अब आपसे मैं क्वेश्चन आंसर से मैं देखता हूँ कि आप इसका क्या जवाब देते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का, आई एम वॉचिंग। तो मोस्टली स्टूडेंट ने डी ऑप्शन चूज किया है, इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो बात अंडरस्टूड है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो इसका मतलब है वो अपने जूनियर को जॉब एलोकेट नहीं कर पा रही, या उन्हें ये नहीं पता कौन सी जॉब जूनियर से करवाई जा सकती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि सबऑर्डिनेट अवॉइड टू डू टास्क एंड अनविलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, बी करेक्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर लोग ऐसे होते, जूनियर ऐसे होते, तो वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो फिर वो रूटीन जॉब से तंग क्यों है, फेडअप क्यों है? फेडअप इसलिए कि उन्हें चैलेंज दिया ही नहीं जा रहा, उन्हें अथॉरिटी डेलीगेट ही नहीं की जा रही, और टर्नओवर रेट के भी ज्यादा होने की वजह यही है कि लोग जो है मुतमिन नहीं है कि जो काम है उसमें उनके लिए कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है। बिकॉज एक ही काम है, रोजाना आओ, मशीन चलाओ, मशीन पे काम करो और घर चले जाओ। यानी वो कोल्लू के बैल की तरह बेचारे एक ही चक्की में पिसते जा रहे हैं और उनसे कोई नया काम नहीं करवाया जा रहा। वो एक चक्कर है, बेचारे वही काट रहे हैं। लिहाजा बी ऑप्शन गलत है। अगर वो ऐसे होते तो वो तो खुश होते कि चलो रोजाना आती है, खुद ही काम करती है और हमारे पास कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं, आओ अपनी सैलरी लो और घर चले जाओ। तो लिहाजा बी ऑप्शन गलत है। शीट जो ए है वो ठीक है कि उसको ये नहीं पता कि मुझे कैसे डेलीगेट, कौन सा जॉब डेलीगेट कर देना चाहिए। और सी जो है, शी डोंट अंडरस्टैंड द वे इन विच डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन इम्प्रूव द मोटिवेशन। उसे ये बात नहीं समझ आ रही कि, या वो ये नहीं समझती कि अथॉरिटी डेलीगेट करने से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। इसलिए आपकी बात ठीक है, ए और सी जो है उसके करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं इसको आपके हवाले से भी और ये भी कि अब देखिए बेनिफिट्स क्या है डेलीगेशन के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाए तो क्या फायदा हमें हासिल होगा।
देखिए, अगर हम अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे हासिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर हम अथॉरिटी डेलीगेट करें तो हम काम जूनियर से करवाएंगे सारा, और मैनेजमेंट का मतलब ही है कि एलोकेट वर्क्स टू अदर एंड लेट इट डन बाय योर जूनियर्स, लेट इट डन बाय द अदर्स सक्सेसफुली। यही तो मैनेजमेंट का मतलब है। लिहाजा आप अपनी बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे और आप अप्रोप्रिएट स्किल्स अपने जूनियर की यूज करते हुए ये इख्तियार उन्हें दे देंगे, और आपके पास इतना वक्त होगा कि क्रूशल इश्यूज के ऊपर आप नजर रख सकेंगे। इस तरह एक पूरा निज़ाम होगा कि जूनियर जो है वो आपकी एलोकेटेड जॉब जो है उनके अंदर डिसीजन खुद लें, और आप डिसीजन बड़े बड़े कामों पे ले सकें जो आपके लेवल के हैं, और आप निचले लेवल पे कहीं ज्यादा स्टक ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर जाते हैं जो आपका मेंटल और फिजिकल लिमिटेशन है, कि आप हर जगह मौजूद नहीं हो सकते और आप हर बात को याद भी नहीं रख सकते। इस तरह से कि जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दी थी कि आपका एक असिस्टेंट जो है वो फैसलाबाद बैठा है, दूसरा जो है परचेज के सिलसिले में लाहौर की शालमी मार्केट में बैठा हुआ है। तो भाई बात यह है कि दोनों की जगह आप मौजूद नहीं हो सकते, लिहाजा आप उन दोनों को इख्तियार दें कि वो अपनी अपनी जगह पे फैसला खुद ही ले लें। और दूसरी बात यह है कि आपको फिर बहुत सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक समराइज रिपोर्ट आप देखेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे कि मामला ठीक चल रहे हैं। अच्छा, तो अब एक बात शायद आपके जहन में आती हो कि सर, ये रिपोर्ट जब आती है तो सिर्फ रिपोर्ट से सीनियर मुतमईन कैसे हो जाता है, या इससे उसको फिर याद कम क्यों रखना पड़ता है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं इसमें एक आसान सी बात आपको यूं समझा सकता हूं कि आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ मीटर्स वगैरह लगे होते हैं। आपने देखा, एक स्पीडोमीटर है, एक उसका रेस पर मिनट आरपीएम का मीटर है, एक उसका हीट का इंडिकेटर है, एक उसका जो है वो पेट्रोल इंडिकेटर है, कितना पेट्रोल है इसके अंदर। तो क्या इसको देखने में आपको वक्त लगता है? और नई गाड़ियों में तो ये भी पता चलता है बाहर का टेम्परेचर क्या है, अंदर का टेम्परेचर क्या है। तो वो जो डैशबोर्ड होता है एक्चुअली वो रिपोर्ट ही तो होती है, और आप एक मोमेंट के लिए उसे देखते हैं कि अच्छा करेक्ट पेट्रोल भी है, ये भी है, चले आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सीनियर को जब रिपोर्ट्स मिलनी शुरू होती हैं जूनियर से, तो वो सिर्फ एक दफा डैशबोर्ड पे नजर डालता है और मुतमईन होकर अपने काम पे फोकस हो जाता है। इसलिए उसे बहुत सारी चीजें याद रखना नहीं पड़ती, वो चीजें खुद ब खुद उसके सामने आ जाती हैं। तो एक बात ये कि उसके पास वक्त बच जाता है। दूसरी बात ये है कि वो बहुत सारे मामलात में अपना ज़हनी और जिस्मानी मशक्क़त को कम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका काम आसान हो जाता है। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जूनियर जो हैं, वो काम सीख जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये काम कैसे होता है। इस तरह हम उनकी करियर प्लानिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे जैसे वो काम सीखते हैं वो आगे बढ़ने की पोजीशन पे होते हैं, और इन केस ऑफ योर एब्सेंस दे आर इनएबल टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक फायदा होता है कि नीचे से लोग जो है वो ग्रूम करके ऊपर आ जाते हैं, एंड दे आर प्लान्ड एंड दे आर डेवलप। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ये निज़ाम ज़रूर मौजूद होता है। जैसे आपने हमारे एक जो है वो मुल्क के निज़ाम में देखा होगा कि जब एक चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो वहां पे एक लिस्ट ऑफ सीनियर जस्टिसेस होती है। इसी तरह आप देखिए, और उनमें से मोस्ट सीनियर जस्टिस बन जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब अगर आप हमारा आर्मी का सिस्टम देखें तो जब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड होता है तो इतनी प्लानिंग और इतनी ग्रोथ की जाती है उनकी, इतने अच्छे से ट्रेंड किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास 3 से 4 लोगों के नाम भेजे जाते हैं कि इसमें से कोई भी बंदा चूज कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा निज़ाम को चला लेगा। तो अब ये जो है, ये क्या है, ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की निशानी है कि वो अपने लोगों को अनडेवलप नहीं छोड़ते, उनको भी डेवलप करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। तो हमने कहा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन ओवरकम हो जाएगी, और आपके पास आप जो है जूनियर का करियर प्लान कर सकेंगे, वो भी आगे बढ़ सकेगा कि जो बंदा सुपरवाइजर आया था असिस्टेंट मैनेजर बन जाए, असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर बने, और वो आगे प्रमोट हो सके। और वैसे भी हर इंसान का हक है कि वो जिस फील्ड में काम करता है
उसको आगे बढ़ने का पूरा राइट होना चाहिए। ये नहीं कि वो बेचारा एज अ वर्कर आया था या सुपरवाइजर आया था और उसी पोस्ट पर वो रिटायर हो गया, तो जिंदगी में अचीव करने का हक उसको भी है। इसी तरह आगे देखिए, अलाउस फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। इससे जब आप जिस बंदे को डिसीजन का अख्तियार देते हैं और अगर वो उस प्रॉब्लम के जितना करीब होगा उतना फैसला अच्छा होगा। क्यों? देखिए, फर्ज कीजिए कि मैं एक जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर हूँ। आप मेरे पास आते हैं कि सर ये मैंने टेलीफोन का एक कार्ड डाला था, बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ, बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मुझे ये अथॉरिटी दी गई थी कि मैं देखूं कि अगर आपको बैलेंस राइट वे ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? मैं फौरी तौर पर यहाँ बैठे हुए आपका मसला हल कर सकता हूँ, चूंकि मैं निचले लेवल पे कस्टमर से कनेक्टेड हूँ। अगर ये फैसला मैं कहता हूँ अच्छा भाई रुको, मैं जरा अपने मैनेजर से मशवरा करके फिर तुम्हें कल जवाब दूंगा, तो नतीजा ये होगा कि कल तक तो वो बेचारा जो है वो अपनी प्रॉब्लम लेके भूल चुका होगा कि मेरी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जो भी सिचुएशन है इसके अंदर हम क्या करें, अलाउस करें डिसीजन मेकिंग जूनियर को। और इसका एडवांटेज ये होगा कि उसे भी डिसीजन मेकिंग आ जाएगी और वो अपने लेवल पे जो फैसला करेगा वहां वो ज्यादा फैक्टर्स को समझ सकेगा। और उसके बाद आ जाता है जॉब बिकम मोर इंटरेस्टिंग। देखिए, जब आपके पास अख्तियार आ जाता है तो फिर आपको ये पता चल जाता है, और आप जब अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं और चैलेंजेस को फेस करते हैं तो आपकी जॉब ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये इसके क्या होंगे, बेनिफिट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, you are working as sales representative in a pharmaceutical company. Your supervisor is very cooperative, involve you in planning and give you freedom to plan your weekly market visit activity with your own style and convenience. He just wants maximum customer satisfaction. उसने आपसे कहा है कि मुझे customer satisfaction maximum चाहिए, लेकिन तुम अपनी मर्जी से प्लान भी कर सकते हो रूट को और अपनी मर्जी से विजिट प्लान बना सकते हो। What will be the ultimate outcomes of this working style of your supervisor? इसके outcomes क्या होंगे? A. Chances are that your skills are better used further developing the strategy. You perhaps coming up with your new ideas by doing the work. Doing the work, you are failing to make the best use of time. जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बेस्ट ऑप्शन जो है आपका वो बनता है ए एंड बी। वो क्यों? देखिए, द चांसेस डेट कि आपकी स्किल्स बढ़ेगी और आप स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब होंगे। और दूसरी बात ये है कि आप बहुत से नए आइडियाज लेकर आएंगे। जब आप तजर्बात से गुजरेंगे तो नए आइडियाज लेके आएंगे। एंड बाय डूइंग सो यू आर फेलिंग टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। ये तो नहीं होता। सुपरवाइजर जब एलोकेट करता है आपको एक जिम्मेदारी, तो वो ये देख कर करता है कि क्या आप इस काबिल हैं कि इसे कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं होता। और ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है इसे हम करेक्ट डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल। Your managers give you authority to make decision, or or you are required to bring information, where you are required to bring information anytime a decision has be made, but will not be the ultimate outcome of this working style. इसकी जो outcome नहीं होगी, you will be meaningfully involve you in the project. You will be more developed for high position. Your skills and abilities will improve. तो कौन सी ऑप्शन लेंगे आप यहाँ पे? सुपरवाइजर आप पे ट्रस्ट करता है, इसका कौन सा बेनिफिट नहीं होगा वो हमें चूज करना है। तो मैं देखता हूँ आपने क्या ऑप्शन लिए। तो मोस्टली स्टूडेंट चूज द ऑप्शन डी। करेक्ट जी, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, इससे आपकी जॉब जो है वो मीनिंगफुल हो जाएगी
आप हायर पोजीशन के लिए डेवलप हो जाएंगे, आपकी एबिलिटीज इंप्रूव होंगी और इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो इसका ड्रॉबैक होगा। तीनों इसके क्या है, एडवांटेजेस है, तीनों इसके एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे आके हम ये करते हैं कि जो आपका अथॉरिटी डेलीगेशन का सेक्शन है इसे हम सम अप कर देते हैं। अब एक दफा हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया और क्या हमें करना है। देखिए, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर से शुरू कर दिया था, वहाँ एक्सप्लेन कर दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी पे काफ़ी बात मैंने की, ठीक है जी। डेलीगेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ये बहुत ज़्यादा बात हुई। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे भी डिटेल से बात हुई। और डेलीगेशन तो अभी आपके सामने चल ही रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी मैं आगे लेके चल रहा हूँ। एक, आपका जो ये ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, इसको मैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स और मोटिवेशन के साथ लिंक करके आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वहां पर प्रॉपर समझ आएगा आपको। तो ये एक टॉपिक मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी की मैंने डेफिनेशन की हद तक बात की थी आप लोगों के साथ, जो इस कॉन्सेप्ट से वाबस्ता थी। जो डिटेल ब्यूरोक्रेसी का तारुफ है मैक वेबर का, ये और उसकी तफसीर, वो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, यानी जब मैं फ्यूल, उसके साथ साथ फेड टेलर और उसके साथ साथ ये सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा तफसील में, तो उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम आगे लेके जा रहे हैं, राइट पोजीशन पे आपके साथ डील करेंगे। अब यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस में दो चीजें हमेशा इकट्ठी आती हैं। एक आपका जो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, और दूसरी जो है आपकी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो आज से हम इसको आगाज कर देते हैं, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन पे जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बिल तरतीब मोटिवेशन को पहले और फिर लीडरशिप की तरफ हम चलेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम मोटिवेशन पे बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से छोटी सी बात, वो ये है कि हमारे आपके आंसर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप साथ साथ लेक्चर सुन भी रहे हैं, उसको जो है वो टेकअप भी अच्छा कर रहे हैं, और ये चीज़ सारी चल रही है। और बाकी जो कुछ बातें होती हैं वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। हमारा जो टाइम होता है वो एलोकेटेड टू ईच टॉपिक पहले से डिवाइडेड होता है प्लान के मुताबिक। लिहाजा उसके अंदर कहाँ हमने ज़्यादा टाइम लगाना है, कहाँ हमने कम लगाना है, ये हमने सोचा हुआ होता है। और दूसरी बात ये कि तमाम बच्चों को साथ लेके चलना होता है, तमाम स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ चलने होते हैं, लिहाजा उनके भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ख्याल रखना यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो आप भी साथ साथ मेरे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफाइनिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन की यहाँ पे हमारे जो कोर्स है इसके अंदर चार इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं, और चारों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि मोटिवेशन क्या चीज़ है। एक आम जिंदगी में हम मोटिवेशन से मुराद ये लेते हैं कि कोई शख्स अपने काम को ज़्यादा दिल चाहते हुए, ज़्यादा दिल जमी से करे। कोई इंसान अपने काम को ज़्यादा दिल जमी से करे तो हम उससे कहते हैं कि वो मोटिवेटेड है। लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस that account for individuals' intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal. मोटिवेशन एक अमल है, और ये एक ऐसा अमल है जहां इंडिविजुअल जो है उसकी इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड अटेनिंग गोल मैटर करती है। सबसे पहले हम इन तीन अल्फाज को देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट्स आल्सो रिटन इन द बुक ऑफ पॉपुलर बुक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेंसिटी क्या है। देखिए, इंटेंसिटी को अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में देखते हैं तो इसका मतलब है शिद्दत, इसका मतलब है पैशन टू अटेन द गोल, और इसका एक तर्जुमा ये भी है जुनून। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी मंजिल मकसूद के साथ एक जुनून की हद तक लगाव है। अब फर्ज कर लीजिए आपने गोल तय कर लिया कि आप किसी लीडिंग कंपनी के फ्यूचर में सीएफओ बनेंगे, सर आप उसके जो है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनेंगे, ये आपका गोल है। इस गोल के साथ आपको जुनून की हद तक लगाव होना चाहिए। तो जो मोटिवेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपनी मंजिल के साथ
जुनून की हद तक लगाव होना चाहिए। आपको उसके लिए पैशनेट होना चाहिए, आपकी शिद्दत उसके साथ मोहब्बत की, लगाव की ज्यादा होनी चाहिए। एक ऐसा लगाव जो आपको जगा सके, आपको अलर्ट रख सके और आपको काम करने पर मजबूर कर सके। तो सबसे पहली बात यह है कि जुनून की हद तक अपनी मंजिल से लगाओ। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपको रास्ते का भी जो है वो यकीन हो कि यही रास्ता इस मंजिल तक जाता है। टूवर्ड्स बेनिफिशियल गोल, select of path or way to reach attain the goal। कि आपको यकीन हो कि जिस अमल के तहत मैं इस तक जा रहा हूं यही रास्ता इस तक जाता है, ये रास्ता दुरुस्त है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम रावलपिंडी जा रहे हैं, हम फर्ज कीजिए हम कलैर उतास सीखने जा रहे हैं। रास्ते में हमने किसी से रास्ता पूछ लिया कि भाई ये सड़क क्या वहां तक पहुंच जाएगी, पहुंचा देगी हमें? उसने कहा नहीं, आपने डायरेक्शन गलत ले ली है। तो जो दोस्त साथ बैठे थे फौरी तौर पे गाड़ी रोक दी और रोक के सोचने लगे सही रास्ता क्या है। तो इंसान को रास्ते पे शक हो तो एक्सीलेटर से पैर खुद ही उठ जाता है, थ्रोटल से पैर खुद ही उठ जाता है, इंसान चलना छोड़ देता है। पहली बात यह है कि उसे डायरेक्शन पर यकीन होना चाहिए कि यही रास्ता मेरी मंजिल तक जाता है। अब इसमें दो बातें हो गई। पहली बात ये, आपको मंजिल के साथ लगाव हो। दूसरी बात ये हो गई कि जो रास्ता जो आपने चूज किया है आपको यकीन हो कि यही रास्ता इस मंजिल तक जाता है और मैं इससे घूमता चलता हुआ इस तक पहुंच जाऊंगा। तो जैसे आपने सीएफओ बनने का सोचा है, तो सीएफओ बनने के लिए एक दो रास्ते और भी हो सकते थे। मिसाल के तौर पे आप सोचते कि मैं क्यों ना लंदन चला जाऊं, वहां से सीए कर लूं, या मैं सीमा कर लूं। लेकिन you have choose CMA and you are confident that this degree, this qualification will move you towards your goal। तो ये क्या है? ये आपकी डायरेक्शन पे आपको यकीन है। अब देखिए, तो हमने कहा पहली बात इंटेंसिटी, आपको मंजिल के साथ लगाव होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको रास्ते पे यकीन होना चाहिए कि यही रास्ता आपको मंजिल तक लेके जाएगा। और तीसरी बात ये है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस ये है डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। तो जब इंसान का पक्का इरादा होता है तो ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। अगर परसिस्टेंस है तो आप मुस्तकिल जहद करेंगे, मुसलसल जहद करेंगे। आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल एक घंटा भी नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन बैठे 12 आवर्स स्टडी किया। ऐसे नहीं। परसिस्टेंस का मतलब ये है कि आपकी डिटर्मिनेशन इतनी पुख्ता हो कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि पहली बात, एक तो आपका जो है वो मंजिल के साथ आपका लगाव हो, पैशनेट लव हो मंजिल के साथ। दूसरी बात, आपको अपने रास्ते पर यकीन हो। और तीसरी बात यह है कि आप उस रास्ते पर चलते हुए मुस्तकिल कोशिश करें। तो फिर ये बात ये हुई कि प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल्स, एक ऐसा अमल जो अकाउंट करता है कि एक इंसान को अपनी मंजिल से लगाव कितना है, उसे रास्ते पर यकीन कितना है और वो कितना मुस्तकिल कोशिश कर रहा है, परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट, ताकि वो उस मंजिल तक पहुंच जाए, ताकि उस मंजिल तक पहुंच जाए। तो एक ऐसा अमल जिसके अंदर एक इंसान को अपनी मंजिल से लगाओ, रास्ते पर यकीन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोशिश, ताकि वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहे। अब ये रहा कि ये अमल क्यों है, प्रोसेस क्यों है। देखिए जब आप चलते हैं, पहला माइलस्टोन अचीव होता है तो वो आपको और यकीन देगा। अगला माइलस्टोन हासिल होगा, आपको और यकीन होगा कि मैं वाकई अपनी मंजिल की तरफ सही मूव कर रहा हूँ। इस तरह इंसान, ये एक प्रोसेस है, अमल है। सक्सेस से सक्सेस बढ़ती चली जाती, कामयाबी से कामयाबी का रास्ता बढ़ता चला जाता है और इस तरह इंसान आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हम ये बात कह रहे थे कि इस तरीके के तहत जो है लोग अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। अच्छा, तो अब देखिए हमने कहा कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर इंसान को अपनी मंजिल से लगाव हो, इंटेंसिटी जुनून की हद तक, और रास्ते पर उसे यकीन हो कि यही रास्ता जो है इस मंजिल तक जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसकी परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट हो, यानी वो जो एफर्ट कर रहा है वो कंसिस्टेंटली जारी रहे और जैसे जैसे वो मंजिलें हासिल करता चला जाएगा या उस मंजिल के रास्ते के माइलस्टोन अचीव करता जाएगा, उसकी मोटिवेशन का अमल बढ़ता चला जाएगा।
तो इसको हम कहते हैं ये है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन के हवाले से यहाँ से हमारा रास्ता आगे बढ़ता है और हम यहाँ से देखते हुए चलते हैं कि मोटिवेशन थ्योरीज जो है इनको दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। वैसे तो सब कैटेगरीज काफी ज्यादा है, लेकिन दो बड़े ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक ये है जो कंटेंट थ्योरीज का है और दूसरा ब्लॉक जो है वो प्रोसेस थ्योरीज का है। अब जो कंटेंट थ्योरीज हैं उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो भी चीज हम इसको लेके चलेंगे और जिस तरह से भी हम एफर्ट को करते हैं, यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज ये कहती हैं कि मोटिवेशन जो है वो इस तरह से है कि अज्यूम ये किया जाता है कि इंसान की कुछ डिजायर्ड है, इंसान की कुछ नीड्स हर, यानी वो कहते हैं इंसान की कुछ डिजायर्ड है, कुछ नीड्स हैं और तमाम इंसान एक जैसे हैं, लिहाजा इनकी डिजायर्ड और नीड्स एक जैसी हैं। लिहाजा इनकी डिजायर और नीड्स एक जैसी हैं। तो कंटेंट थ्योरीज ये कहती हैं कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए कुछ खास नीड्स और डिजायर है, उन्हें पूरा कर दिया जाए तो इंसान मोटिवेट हो सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने रखा, जॉब सिक्योरिटी, बोनस, गुड सैलरी। तो इंसान की ये जरूरियात पूरी कर दी जाए तो वो मोटिवेट होगा। लेकिन यहाँ ये बात अहम है कि सिर्फ इतनी बात नहीं है कि उनके कह दिया जाए कि अच्छा जी ये इंग्रेडिएंट है, जैसे खाना पकाते हैं तो अच्छा जी ये इंग्रेडिएंट है, चाय पकाते हैं अच्छा जी चाय की पत्ती डाल दे, दूध डाल दे, चीनी डाल दे, चाय बन जाएगी। इसी तरह ये इंग्रेडिएंट है, जॉब सिक्योरिटी दे दो, बोनस दे दो, अच्छी सैलरी दे दो, लोग मोटिवेट हो जाएंगे। बड़ी अहम बात यहाँ पे ये है कि मैस्लोस जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है सबसे पहली थ्योरी का, वो यहाँ पे ये ज्यूम करते हैं कि तमाम इंसान एक जैसे हैं और उनकी जरूरियात भी एक जैसी है। तो इसका बड़ा अहम जो सोच बनती है हमारी, बड़ी अहम जो सोच बनती है, जिस तरफ मैं आपका इशारा लेके चलूंगा, वो ये है कि इंसान जो है वो चूंकि एक जैसी सोच रखते हैं, उनकी जरूरियात एक जैसी, लिहाजा उन्हें एक ही तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, एक ही जैसी जरूरियात पूरी करके मोटिवेट किया जा सकता है। तो दो बातें, पहली बात, इंसान की कुछ जरूरियात हैं, डिजायर है, उन्हें पूरा करोगे तो वो मोटिवेट होगा। उसमें जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, बोनस हो सकता है, गुड सैलरी हो सकती है। लेकिन बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि तमाम इंसान एक तरह सोचते हैं, एक जैसे हैं, एक जैसी इनकी जरूरतें हैं, लिहाजा इन तमाम इंसानों को मोटिवेट करने का एक तरीका हो सकता है, जनरली एक तरीका हो सकता है, या एक ही मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। ये है कंटेंट थ्योरीज। लेकिन दूसरी तरफ है प्रोसेस थ्योरीज। इन दोनों में एक फर्क भी है। जैसे मैं आपसे यूं कहूं, मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा मैं बाइक क्या है, तो एक स्टूडेंट कहता है जी बाइक सर ये है कि एक हैंडल होता है, एक इंजन होता है, व्हील होते हैं, शॉक्स होते हैं, गद्दी होती है, जोड़ दो तो बाइक बन जाती है। तो उसने क्या बताया, कंटेंट्स बता दिए बाइक के। दूसरे से पूछा बाइक क्या है, वो कहता है सर एक तरफ से पेट्रोल आता है, दूसरी तरफ से उसके अंदर जो है वो पिस्टन से जो है हवा का वैक्यूम बनता है, जिससे एक गैस प्रोड्यूस होती है, वहां फ्लेम जलता है, जिससे एक डायनेमो चलती है और उससे एक बाइक मूवमेंट होती है। तो ये क्या बता रहा है, ये प्रोसेस बता रहा है। तो एक तरफ एक इंसान कहता है हैंडल, टैंकी और ये सीट मिला दो, शॉक्स मिला दो, व्हील मिला दो, बाइक बन जाएगी, तो ये कॉन्टेंट्स बता रहा है। लेकिन दूसरा अमल बता रहा है कि मोटरसाइकिल चलती कैसे है। तो यही फर्क है यहाँ पे। कंटेंट सीरीज बताती हैं जॉब सिक्योरिटी दे दो, बोनस दे दो, गुड सैलरी दे दो, तो इंसान मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस थ्योरीज ये कहती हैं कि इंडिविजुअल जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कि ये कहती है हाउ कैन पीपल बी मोटिवेटेड, हाउ कैन पीपल बी मोटिवेटेड। इनके नजदीक इंसान क्या सोचता है, उसके जहन में कौन सा प्रोसेस चलता है, उसके जहन में अमल क्या होता है जिससे वो मोटिवेट होता है, तो ये प्रोसेस की तरफ सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ये कहते हैं कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं हैं, लिहाजा हर इंसान की डिजायर दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए हर इंसान को मोटिवेट करने का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है।
So they explore process through which outcome become desirable and are pursued by individual, and each individual is different than other, therefore desire एंड गोल्स आर डिफरेंट, इसलिए एक इंसान की डिजायर जो डिफरेंट हो सकती है दूसरे से, और इसीलिए दिस अप्रोच अज्यूम दैट पीपल आर एबल टू सेलेक्ट देयर गोल्स एंड चूज पाथ टुवर्ड्स देम, इसलिए लोग अलग अलग रास्तों का इंतखाब और अलग अलग मंजिलों का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में फर्क है। तो पहली थ्योरीज कंटेंट थ्योरीज है, वो कहती है इंसान एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। चूंकि इंसान एक जैसे हैं, लिहाजा उन्हें मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल एक जैसे तरीके या एक जैसे रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं, एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए एक इंसान को मोटिवेट करने का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, और वो सोचते हैं कि इंसान क्या सोचता है या उसके जहन में क्या अमल होता है जिससे वो मोटिवेट हो सकता है। तो ये नुमाया फर्क है। अब यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमें ये बात किस हद तक समझ आई है, हमें ये बात किस हद तक समझ आई है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक जब आप लेके चलते हो तो मैं आपके सामने जो है वो एक सवाल रखता हूँ। कंटेंट थ्योरीज फोकस managers attention of the calculation process that take place when people decide whether certain reward are worthwhile. कंटेंट थ्योरीज फोकस करती हैं कि क्या जो हम रिवार्ड दे रहे हैं ये वर्थवाइल है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है? आप क्या कहेंगे मुझे? जी, मोस्टली स्टूडेंट्स ने बी चूज किया है, एक स्टूडेंट ने ए भी यूज किया है, लेकिन मोस्टली बी पे है, तो या एफ यानी फॉल्स में है। करेक्ट जी। बात यह है कि कंटेंट थ्योरीज तो ये कहती हैं कि तमाम इंसान एक जैसे हैं, लिहाजा उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक जैसे रिवॉर्ड दिए जा सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये बात हो गई तो फिर मैनेजर को इस बात को सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो प्रोसेस थ्योरीज के तहत सोचा जाता है कि क्या ये चीज जो है या ये जो रिवार्ड दे रहे हैं ये इस शख्स को मोटिवेट करेगा या नहीं करेगा। तो ये थॉट प्रोसेस थ्योरीज की है। कंटेंट थ्योरीज तो कहती है एक जैसे रिवार्ड दे दो, एक जैसा निजाम चला दो, सब मोटिवेट हो जाएंगे। दूसरी बात, प्रोसेस थ्योरीज अज्यूम all people are same and therefore a standard set of incentive could be appealed to meet staff needs. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? मैं आपके आंसर देखता हूँ। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। उसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, प्रोसेस थ्योरीज ये कहती हैं कि इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा उनकी ज़रूरतें भी मुख्तलिफ होंगी, उनकी सोच और उनकी मंजिलें भी मुख्तलिफ होंगी। और ये जो बात है कि सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, ये कौन कहता है? ये कंटेंट थ्योरीज कहती हैं, लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम एक दफ़ा रिपीट करते हैं। प्रोसेस थ्योरीज, कंटेंट थ्योरीज ये कहती हैं कि इंसान एक जैसे हैं और उन्हें मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल एक जैसी ज़रूरियात होती हैं और एक जैसी चीज़ से उसे मोटिवेट किया जा सकता है, जैसे जॉब सिक्योरिटी, बोनस और गुड सैलरी। लेकिन प्रोसेस थ्योरीज कहती हैं कि नहीं, हर इंसान एक इंसान से मुख्तलिफ दूसरा इंसान सोचता है, लिहाजा ये सोचना पड़ेगा कि उसको मोटिवेट करने के लिए क्या स्पेसिफिक एफर्ट होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हम इसको इस लिहाज से कहते हैं कि ये बात जो सोची थी ये कंटेंट थ्योरीज ने सोची थी कि assume all people are the same and therefore a set of standard incentive could be appealed to meet staff needs. तो ये तो कंटेंट सोचते हैं, प्रोसेस तो कहते हैं नहीं, इंसान एक जैसे हैं ही नहीं, वो मुख्तलिफ है और उनकी सोचें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो हम चलते हैं थ्योरीज की तरफ। थ्योरीज में मोटिवेशन के अंदर जहाँ से भी हमने काम शुरू किया है, हमें 4 थ्योरीज पढ़नी है। इसके अंदर मैं आपके साथ मैस्लो को डिस्कस करूंगा, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पर मैकग्रेगर को डिस्कस करूंगा, उसके साथ टू फैक्टर थ्योरी बाय हैसबर्ग को डिस्कस करेंगे और फिर प्रोसेस थ्योरी ऑफ विक्टर रूम को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात जो है, हमें जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक कदीम थ्योरी है इब्राहम मैस्लो की,
जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। ये शुरू से पॉपुलर रही है और जब भी मोटिवेशन का दुनिया में जिक्र आया इस थ्योरी को लाजमी डिस्कस किया गया है। तो आज हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, जितना भी हमारे पास वक्त है अब हम इसी पे लगाएंगे आज के लेक्चर का। अब यहाँ तक सवाल है, ये कहता है कि इंसान की 5 नीड्स हैं। देयर इज अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। वन इज फिजियोलॉजिकल नीड, safety need, social need, esteem need, and you can say self actualization। तो हम कहते हैं 5 नीड्स हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, सोशल नीड है, स्टीम नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। एज ईच नीड इज सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड द नेक्स्ट नीड बिकम डोमिनेंट। ये जो नीड है इनकी एक तरतीब है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर स्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे, लेकिन जो बात है वो यहाँ बड़ी अहम है और वो ये है कि राइटर ऑफ द थ्योरी कहता है कि इंसान की एक ज़रूरत पूरी हो जाए तो वो दूसरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चल पड़ता है। और ऐसा क्यों होता है? आप सब ये जानते हैं कि इंसान जो है उसकी ख्वाहिशात कभी कम नहीं हो सकती, हमेशा ही ख्वाहिशात बढ़ती हैं। एक ख्वाहिश पूरी हो जाए वो दूसरी के पीछे चल पड़ता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बचपन में आपको ट्राई साइकिल की ख्वाहिश हुई तो घर वालों ने आपको ट्राई साइकिल ले दी। फिर कुछ अरसे बाद आपने बाई साइकिल की ख्वाहिश की, फिर वो ले दी गई, और फिर बाइक। इस तरह इंसान की एक ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू कर देता है। यानी ये इंसान की फितरत का खासा है कि जो भी ख्वाहिश उसकी एक पूरी हो जाएगी वो क्या करेगा, अगली ख्वाहिश के पीछे लग जाएगा। तो यहाँ जो मैस्लो वो भी यही कहता है कि इंसान की एक ख्वाहिश पूरी करोगे वो दूसरी के पीछे लग जाएगा, यानी दूसरी के पीछे भागना शुरू कर देगा। तो वो कहता है अगर फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई तो सेफ्टी के पीछे भागेंगे, सेफ्टी मिल गई तो सोशल नीड के पीछे, इस तरह एक नीड पूरी होते ही हम अगली नीड के पीछे चल पड़ेंगे। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी तफसील पढ़ते हैं कि कौन सी नीड क्या है। देखिए, इंसान जो है, मैं यहाँ पे जो इसकी 5 नीड है उसकी तरतीब इस तरह से है कि फिजियोलॉजिकल नीड सबसे नीचे है, उसके ऊपर सेफ्टी नीड है, फिर एक ब्रेक है, ये लोअर ऑर्डर नीड्स है। उसके बाद हायर ऑर्डर नीड शुरू होती है जिसके अंदर सोशल नीड है, ईगो नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से? फिजियोलॉजिकल नीड से। तो फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड लोअर ऑर्डर नीड्स हैं और ऊपर वाली जो बाकी की 3 है वो हायर ऑर्डर नीड्स है। अब यहाँ पर आप जब बात करते हो नीड्स के हवाले से तो तरतीब ऊपर से नहीं चल रही, तरतीब बॉटम से चल रही है। सबसे पहली नीड फिजियोलॉजिकल नीड है जो सबसे बिलो दी हुई है। फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? देखिए, फिजियोलॉजिकल नीड ये है कि इंसान, अगर फर्ज कीजिए मैं यूं बांध दूं, आपका तमहीद ऐसे बांध दिया जाए कि आप किसी जगह जाते हैं काम के लिए, लेट्स सपोज आप इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए, फर्स्ट जॉब के लिए दुबई चले जाते हैं। मैं जानबूझ के आपको घर से दूर लेके जा रहा हूँ और इसका मशवरा आप किसी से लेते हैं। लेट्स सपोज यू आर रीच्ड एट द दुबई एयरपोर्ट और आप अबू धाबी या दुबई एयरपोर्ट पे खड़े हैं और उस वक्त आप क्या सोचेंगे? तो उस वक्त आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि आज मुझे कहाँ रहना है, क्या खाना है और क्या पहनना है। यानी आप अपनी पहली जॉब की या पहली इकोनॉमिकल या मटेरियल एफर्ट की वजह आपकी होगी रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल और एंटरटेनमेंट, लिटिल एंटरटेनमेंट, वॉक, एनीथिंग लाइक दैट, जिसके बगैर जिंदगी गुजर नहीं सकती, जिसके बगैर जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। तो लिहाजा आप जिंदगी की जो कोशिश करेंगे वो यकीनी तौर पर पहली मुआशी कोशिश या पहली जद्दोजहद जो होगी वो ये होगी कि मुझे खाना मिले, मुझे कपड़ा मिले, मुझे मेडिकल मिले, मेरी बॉडीली नीड पूरी हो जाए। इसीलिए मैंने इसे फिजियोलॉजिकल नीड कहा है, जिस्मानी जरूरियात, मटेरियल नीड्स। इसके बगैर इंसान चल ही नहीं सकता, इसके बगैर इंसान का गुजारा ही नहीं हो सकता। तो पहली मुआशी कोशिश की वजह
आपकी क्या होंगी, फिजियोलॉजिकल नीड होंगी। एक बात। दूसरी चीज जो है, फिजियोलॉजिकल नीड जो है आप पूरी करेंगे किस तरह से, आप फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी करेंगे किस तरह से, जब आपको पहली जॉब मिलती है तो आप पहली ही जॉब में कुछ अर्न करना शुरू करते हैं, तो पहली जरूरत पूरी हो जाती है। यहाँ से लेट से आप एक कैशियर की जॉब कर लेते हैं, लेट से आप कर लेते हैं, तो एक फर्द ने आज कैशियर की जॉब ले ली कि चलो यार मेरे प्रोफाइल के मुताबिक जब तक जॉब नहीं मिलती मैं यही कर लेता हूँ। क्यों? चूंकि इससे कम से कम मेरी ये जरूरियात पूरी हो जाएंगी, रोटी कपड़ा मकान मेडिकल, जिसके बगैर मेरी जिंदगी का गुजर औकात ही नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे ये पूरी होंगी या तो आप उसी जॉब में ग्रोथ ढूंढेंगे या आप उसके अलावा कोई अगली जॉब ढूंढेंगे जिसमें इससे कुछ ज्यादा मिले, इससे कुछ ज्यादा मिले। वो ज्यादा क्या हो सकता है? वो ज्यादा ये हो सकता है कि आपकी सेफ्टी नीड पूरी हो जाए। अब सेफ्टी नीड क्या है? सेफ्टी नीड में आप दोनों तीनों बातों को शामिल कर सकते हो। एक सेफ्टी नीड ये है कि फिजिकली कोई बंदा आपको टच नहीं कर सकता, टॉर्चर नहीं कर सकता, यू आर सेफ। और दूसरी बात ये है कि इमोशनल सेफ्टी, आपके जज्बात पे कोई हमला नहीं कर सकता। अब फिजिकल सेफ्टी का मेयार ये हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रिक्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं, स्टील फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या मोटर वर्कशॉप पे काम करते हैं, तो अक्सर गलत काम करने पे बॉस या मैनेजर पिटाई भी करता है। तो यहाँ पर ऐसी जॉब हो या ऐसी ग्रोथ हो जिससे आप जिस्मानी तौर पे कोई आप पे टॉर्चर ना कर सके, ये सिक्योरिटी की नीड है। और इमोशनल सेफ्टी ये होती है कि कोई बंदा आपके जज्बात पे हमला ना कर सके, आपके मजहबी एहसासात, आपकी सोशल, आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज पे हमला ना हो सके, तो इसको हम कहेंगे ये आपकी इमोशनल सेफ्टी। अब सवाल ये है कि फिजियोलॉजिकल सेफ्टी तो बिल्कुल सिंपली समझ आती है कि आपको एक कितनी सैलरी मिल गई जिसमें रोटी कपड़ा मकान आप ले सकते थे। लेकिन सेफ्टी नीड्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप? एक ऐसी जॉब हो जिसके अंदर बगैर नोटिस ये आपको निकाला नहीं जा सकता, तो जॉब सिक्योरिटी हो गई ना। और इमोशनली आप प्रोटेक्ट हो गए कि आपको बिला वजह ये नहीं कि आप तैयार होकर जॉब पे जाएं और दूसरा बंदा ये कि गेट लॉस्ट, नहीं, he has to raise the reason and give you 30 days or 3 month notice before your can before termination। तो ये आपको एक प्रोटेक्शन दी जाए। दूसरी बात, ये एक ऐसा माहौल हो जहां पे आपका ऑफिस भी सेफ हो, कोई शख्स आए तो आपके कैबिन में या आपके ऑफिस में नॉक करके आए और आपके परमिशन देने पे आए, चाहे वो सीनियर ही क्यों ना हो, अदरवाइज वो अपने ऑफिस में बुलाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको मिस्टर कह के बुलाया जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये क्या है? ये आपके जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ है। तो पहली ज़रूरत जो है वो है क्या? रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए। और दूसरी सूरत क्या है कि आपकी सेफ्टी नीड्स जो हैं वो पूरी हों, यानी यू विल फील योर सेल्फ सिक्योर अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू योर फिजिकली आपको सेफ फील किया जाए और आपके जज्बात और एहसासात भी प्रोटेक्टेड हों। तो ये आपको अगली जॉब में चाहिए। हो सकता है वो किसी मल्टीनेशनल में हो या किसी नेशनल लेवल की अच्छी कंपनी में हो, जहाँ ये सब कुछ आपको दस्तयाब हो जाए या उसी जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम जो है अभी फिलहाल दो ही नीड एक्सप्रेस हुई हैं और टाइम इज ऑलमोस्ट फिनिश। आज का टाइम तकरीबन मैं फिनिश कर चुका हूँ। तो इस चीज़ को मैं आगे लेके आपके साथ कल मजीद तफसील में जाऊँगा। तो जो भी है तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो बात कर रहे थे यहाँ तक हमने दो चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया है। कुछ बच्चे जो है अगली थ्योरीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बीच में आज कोट कर रहे हैं। उसका सवाल पूछा एक बच्चे ने, तो ये जो है ये जो भी सिनोनिम्स होते हैं ये इनको मैं फिर बाद में आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। ठीक है। सो जस्ट आई हैव रेज वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू
in which where the physical torture is going on. So that is why I put up some sort of example of like that. अच्छा, लेकिन बात तो आपको समझ आई है कि एक ऐसी जॉब हो जहाँ पे आपके जज्बात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और आपकी फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आज के लेक्चर में हमने अथॉरिटी डेलीगेशन के काम को मुकम्मल किया और आज के लेक्चर में हमने जो है वो मोटिवेशन को स्टार्ट किया, इसकी डेफिनेशन को, और इसके बाद हम मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड को आज स्टार्ट किया है। कल इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चों के सवालात हैं कि नोट्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, तो ये हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको ईमेल कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या ये नोट्स एनफ है स्टडी के लिए। जी मेरे नज़दीक ये एनफ है। अगर आप पूरे लेक्चर को सुनकर, सारे कॉन्सेप्ट को समझकर तो आप इसको करते हैं तो वो फिर ज़रूर आपको ये जो है हेल्पफुल होंगे आपके लिए, लेकिन लेक्चर के साथ। एक आध स्टूडेंट ने लिखा है लव यू वे ऑफ टीचिंग, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, वेरी गुड फॉर मी एंड इज हेल्पिंग, मेरी मोटिवेशन के लिए अच्छा है, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। और मैं आपके लिए सारी फाइल्स जो है इंशाल्लाह किसी बच्चे की मिसिंग है तो वो भी अवेलेबल कर देंगे हम इंशाल्लाह बड़ी सून। लेकिन जैसे जैसे मैं काम मुकम्मल करता जा रहा हूँ मैं आपको सेंड करता जा रहा हूँ। लेकिन इसमें जो है कुछ बच्चे कहते हैं कि फ़ाइल सारी की सारी ही सेंड कर दें। देखिए बात ये है कि फ़ाइल को साथ-साथ अपडेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो एंड सिचुएशन, एक बात। दूसरा मसला ये होता है कि जब हम फ़ाइल पहले से सेंड कर देते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, फिर स्टूडेंट ये कहता है कि अच्छा नहीं सर इसमें ये बात ज़्यादा है, इसमें ये एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। इसलिए फिर कोशिश ये होती है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वही साथ-साथ आपको सेंड करते चले जाएँ। तो आई थिंक आई हैव डन माय टाइम ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉइनिंग। इंशाल्लाह कल मैं मोटिवेशन से दोबारा स्टार्ट करूँगा, चूँकि आज हम इस थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर पाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।